आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनाज़ा शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। सबसे पहले 5 मिनट में 25 खबरें। कोलकाता हाई कोर्ट ने बीजेपी को रथ यात्रा की दी इजाजत। 12 घंटे कबल मकामी पुलिस से इजाजत लेने का दिया मशवरा। चिराग पासवान ने वजीर आजम और वजीर खजाना को नोटबंदी पर लिखा खत, फायदे की मांगी जानकारी। सुनंदा पुष्कर की पुरस्कार मौत के मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में हुई समाअत। 24 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। हामिद निहाल अंसारी पहुंचे अपने घर, इस्तकबाल के लिए रिश्तेदारों ने सजाया था घर। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने कहा, ईवीएम और वीवीपैट को न बनाया जाए फुटबॉल। न्यूज़ 18 से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की खास बातचीत। महाराष्ट्र में प्याज किसानों को बड़ी राहत, 200 रुपया फी क्विंटल होगी प्याज की कीमत। महाराष्ट्र काबीना ने लिया फैसला। सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त, खुद सुपुर्दगी के लिए 30 दिनों की मांगी मोहलत। कल होगी अर्जी पर सुनवाई। सज्जन कुमार के वकील को अदालत ने लगाई फटकार, सीनियर वकील के न पेश होने की वजह से टली सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट में सज्जन कुमार ने मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी। सीबीआई ने नानावती कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर दर्ज किया था केस। स्वामी अग्निवेश को पुलिस तहफ्फुज मुहैया कराने की दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत। स्वामी अग्निवेश ने अर्जी में अपनी जान को बताया है खतरा। नोएडा में जन पैक्ट के असिस्टेंट नायब सदर ने की खुदकुशी। 2 खवातीन ने लगाया था छेड़छाड़ का इल्जाम के बाद कंपनी ने किया था मुअत्तल। रांची की अदालत ने 8 गौरक्षकों को करार दिया मुजरिम। कल होगा तमाम मुजरिमों की सजा का ऐलान। साल 2016 में गौरक्षक के नाम पर किया था कत्ल। बुलंदशहर तशद्दुद मामले पर साबिक नौकरशाहों का खुला खत। सुबोध कुमार के कत्ल को बताया सियासी तासुब की सिमत में बेहद खतरनाक। वजीर आला योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे का किया मुतालबा। रहमान ट्रस्ट की तरफ से दायर की गई अयोध्या में नमाज पढ़ने की इजाजत की अर्जी मुस्तरद। लखनऊ हाई कोर्ट ने अर्जी गुजार पर आयद किया 5 लाख का जुर्माना। अदालत ने कहा, अर्जी गुजार का मकसद तनाव पैदा करना था। गुरुग्राम में अमीरजादे ने ट्रैफिक एहलकार पर चढ़ाई कार। 200 मीटर तक एहलकार को कार के बोनट पर घसीटा। कला समित में गाड़ी चलाने पर पुलिस ने किया था रुकने का इशारा। वजीर आला के ओहदे अलग होने के 48 घंटे बाद शिवराज सिंह चौहान की दहाड़। बोले, परेशान होने की नहीं है जरूरत, टाइगर अभी जिंदा है, 5 साल से पहले ही आएंगे हुकूमत में वापस। कमलनाथ हुकूमत को लगने वाला है बिजली का बड़ा झटका। शिवराज हुकूमत पर है बिजली कंपनियों का 2100 करोड़ का बकाया। आगरा में जलाई गई तालिबा की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत। 2 दिन तक रही जिंदगी और मौत की कश्मकश में। स्कूल से लौटते वक्त 2 बदमाशों ने लगाई थी आग। हिमाचल प्रदेश के ढेरी के एसडीएम दफ्तर में एमएलए को बनाया गया कैदी। एमएलए होशियार सिंह ने बीजेपी कारकुनों पर लगाया गुंडागर्दी का इल्जाम। किसी शिकायत के सिलसिले में एमएलए पहुंचे थे एसडीएम के दफ्तर। आईसीसी ने जारी की टेस्ट क्रिकेट की नई रैंकिंग। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पहली पोजीशन पर बरकरार। अमरीकी इंतजामिया के मुताबिक शाम से अमरीकी अफवाज की वापसी का अमल शुरू। 100 दिनों में वापसी का अमल कर लिया जाएगा मुकम्मल। और अब खबरें तफसील से।
फिल्म अदाकार नसरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में मुल्क के बिगड़ते हालात पर तबसरा किया है। नसरुद्दीन के मुताबिक इस मुल्क में एक गाय की जान को इंसानी जान से ज्यादा तरजीह दी जाती है। बकौल नसरुद्दीन के अहले वतन को अपने अंदर डर से ज्यादा गुस्सा पैदा करना चाहिए। ये जहर फैल चुका है और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। मुझे फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। मजहबी तालीम मुझे मिली थी और रत्ना को बहुत कम मिली थी, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा मिली थी। उसको बिल्कुल भी नहीं। एक लिबरल हाउस होल्ड था उसका, और हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छाई और बुराई के बारे में ज़रूर उनको सिखाया, जो हमारे बिलीव्स हैं दुनिया के बारे में वो हमने उनको सिखाए। कुरान शरीफ की एक आध आयत याद ज़रूर करवाई, क्योंकि मेरा मानना है कि उसका तलफ़ुज़ सुधरता है उसके रियाज से, जिस तरह से हिंदी का तलफ़ुज़ सुधरता है रामायण या महाभारत पढ़ के इन इट्स ओरिजिनल। और खुशकिस्मती से मैंने बचपन में अरबी कुरान शरीफ पढ़ी थी, कई आयतें मुझे अब भी याद हैं। उसकी वजह से मेरे ख्याल से मेरा तलफ़ुज़ है। तो फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है, क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है। और मैं चाहता हूं कि हर राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। हमारा घर है, हमें कौन निकालता। दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर समाजी कारकुन स्वामी अग्निवेश को 48 घंटों के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया कराने की हिदायत दी है। साथ ही अदालत ने पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट भी देने का हुक्म दिया है। स्वामी अग्निवेश ने अपनी जान को खतरे में बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन की अर्जी दी थी। स्वामी अग्निवेश ने कुछ माह कबल ही दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए उन पर हमले के मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की थी। समाजी कारकुन स्वामी अग्निवेश हमारे साथ फोनों पर जुड़ चुके हैं। स्वामी अग्निवेश जी, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में खैर मकदम है। स्वामी अग्निवेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, आप पर ये हमले हो रहे हैं? देखिए, जो बीजेपी आरएसएस की सोच है जी, वो ऐसी संकीर्ण और सांप्रदायिक और हिंसा से जुड़ी हुई है, वायलेंस। तो हेट मॉन्गरिंग और वायलेंस उनके पूरे पॉलिटिक्स का हिस्सा है जी। और इसलिए मैं उसकी शुरुआत से, आज से नहीं, आज कोई 40-45 साल से मैं उसके खिलाफ रहा हूँ जी। और मैं समझता हूँ कि ये हिंदू समाज के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है इन लोगों का काम करना इस तरीके से। और हम जैसे लोग जो मानवता के लिए काम करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए, और गरीब से गरीब लोगों की आवाज उठाते हैं, दलित, शोषित, आदिवासी, और हम जातिवाद के खिलाफ हैं, कास्ट सिस्टम के खिलाफ हैं जी। जबकि आरएसएस कास्ट सिस्टम को, ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करता है जी। और फिर इसी तरीके से हम गरीब और अमीर के बीच की खाई को मिटाना चाहते हैं। तो और वो जिन पॉलिसीज को लेके चल रहे हैं उसमें तो कुछ चंद अमीर या अमीर बनते जा रहे हैं। तो इस तरीके के हालात में उनके पास हम जो भी बोल रहे हैं उनको पूरी आजादी है कि वो बोल करके हमारा विरोध करें जी, लेकिन उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं तो वो अटैक करते हैं जी। ये कायरों का काम होता है। इस तरीके से किसी अकेले इंसान को किसी भीड़ के द्वारा इस तरह अटैक कर दिया जाए जी, तो ये कायर लोग करते हैं। बहुत एक कवर्डिस अटेम्प्ट है ये। तो जी स्वामी जी, आपने प्रोटेक्शन की मांग की है जिसको अदालत ने भी मंजूर कर लिया है, और कुछ माह कबल जब आप पर हमला हुआ था तो क्या पुलिस ने सही से उस पर कार्रवाई नहीं की थी कि अभी भी आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं? जिस दिन मेरे ऊपर अटैक हुआ उससे ठीक 1 महीना पहले, ठीक जी, 17 जुलाई को पहली बार मेरे ऊपर अटैक हुआ पाकुड़ एक जगह झारखंड में जी। वहाँ यही बीजेपी आरएसएस के लोग थे
उन लोगों ने कोई 100, 125, 150 की भीड़ ने मेरे ऊपर अचानक हमला किया था। जब मैं आदिवासियों के तरफ से गया था वहां पर उनके हक हुकूक बताने के लिए जी, तो बुरी तरह से हमला किया। उसी दिन FIR दर्ज हुआ वहां झारखंड में जी, आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, जी, जबकि नामजद FIR है। एक भी व्यक्ति को न गिरफ्तार किया न कुछ कार्रवाई हुई, जी, बल्कि वहां के मिनिस्टर ने असेंबली में बयान दे दिया कि ये हमला स्वामी अग्निवेश ने जानबूझ के अपने ऊपर कराया ताकि उनको पब्लिसिटी मिले जी, और उनको फॉरेन फंडिंग मिले। अब जी। ऐसी वाहियात बातें उन्होंने की सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर ठीक 1 महीने बाद 17 अगस्त को मेरे ऊपर हमला हुआ, जी, जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने जा रहा था। और बहुत बड़े सेंट्रल मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने मुझे कहा था कि आप आइए, इत्मीनान से आइए जी, और मैं अंदर रहूंगा पार्टी ऑफिस के अंदर और आपको मैं रिसीव करूंगा और आप यहाँ से आराम से जाइए। मैं जा रहा था पैदल, जी, के ऊपर ठीक बीजेपी ऑफिस के सामने बड़ा जबरदस्त गद्दार है करके, और मैं पूछ रहा हूँ भाई किस बात से नाराज हैं आप? जी, कोई जवाब नहीं, बस भीड़ ने हमला कर दिया और कुछ तो जूते चप्पल लेके औरतें भी कूद पड़ी मेरे ऊपर। जी, और मुझे दुख ये हुआ कि सारी जो क्राउड जा रही थी उधर, जी, वो मेरे ऊपर हमले को देख के हंस रही थी। दूसरी बात, वो हाई सिक्योरिटी जोन था, वहां पर बड़े बड़े डिग्निटरीज आ रहे थे उस दिन। जी, ये 17 तारीख की बात है, 17 अगस्त को। तो वहां पर एक भी सिक्योरिटी वाला नहीं आया मुझे बचाने के लिए, नंबर 1। जी, और फिर उसके बाद किसी बीजेपी के नेता ने, किसी ने भी कोई बयान दे करके इस जी। घटना की निंदा नहीं की। तो ये मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी सरकार है इनके पास, बीजेपी की, है ना। दिल्ली जी। में भी है और कई राज्यों में है, अब तो 3 कम हो गए, लेकिन 20 राज्यों में इनकी सरकार थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये खतरा है मुझे, जी, कि कभी भी कहीं भी घेर करके मुझे कुछ भी कर सकते हैं। जी, तो मैंने पहले सुप्रीम कोर्ट में की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बेशक दिल्ली हाई कोर्ट में जाइए, झारखंड हाई कोर्ट में जाइए। जी, तो दिल्ली हाई कोर्ट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने और इस तरह से बड़ी संजीदगी से इसको लिया है और उसमें उन्होंने यह ऑर्डर किया है कि वो मुझे जल्दी से जल्दी। अभी तक दिल्ली के पुलिस ने एक भी किसी को जी, एप्रीहेंड नहीं किया, न किसी को पकड़ा धकड़ा, न कोई कार्रवाई की। इतने दिन हो गया 17-18 अगस्त के बाद, है ना। जी, बिल्कुल। स्वामी अग्निवेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल में बीजेपी को रथ यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है। गुज़िश्ता चंद माह से बीजेपी ने रथ यात्रा निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी हुकूमत ने इजाजत देने से इनकार किया था, जिसके बाद बीजेपी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहां अदालत ने रथ यात्रा की इजाजत दे दी है। अदालत ने रथ यात्रा से 12 घंटे कबल मकामी पुलिस से इजाजत हासिल करने का हुक्म दिया है, ताकि ट्रैफिक में कोई खलल न पड़ जाए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने कहा है कि ईवीएम और वीवीपैट को फुटबॉल न बनाया जाए। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए सुनील अरोड़ा ने कहा कि अलग अलग वक्त पर इंतखाबात के अलग अलग नताइज आए हैं। 2019 की लोकसभा चुनाव की घोषणा में 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। 5 राज्यों के चुनाव की समाप्ति हो चुकी है और चुनाव आयोग अपनी तैयारी में जुट गया है कि लोकसभा चुनाव को कैसे सफल बनाया जाए। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, हमारे साथ हैं। सर, नेटवर्क 18 से बातचीत करने के लिए धन्यवाद और आपका स्वागत। क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव की, क्योंकि वक्त कम बचा है? जो ये लोकसभा है वो 3/6/2019 को इसकी समय अवधि खत्म हो रही है, तो उससे पहले चुनाव कराने हैं। कब चुनाव कराने हैं उसकी घोषणा तो जैसा आप जानते हैं आयोग पूरे प्रेस के सामने करता है। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर बार बार सवाल उठता है। क्या लोकसभा चुनाव के लिए कितने ईवीएम्स या वीवीपैट्स की एफएलसी हो चुकी है, कितने राज्यों में पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब वक्त तो कम ही बचा है? सब कुछ समयावधि से चल रहा है। ईवीएम पे बार बार सवाल उठता है 3 राज्यों के नतीजों के बाद, जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी जिन राज्यों में, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये सवाल फिर भी किया कि ईवीएम पर सवाल बना हुआ है, मतलब ईवीएम पे अभी भी विश्वास नहीं है। लेकिन ईवीएम वीवीपैट का एट द सेम टाइम मैं बड़ा विनम्रता से निवेदन
कर भी रहा हूँ, करना भी चाहता हूँ और करूँगा भी, कि हम ईवीएम वीवीपैट को फुटबॉल ना बनाएं। 2014 से आप ले लें, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिजल्ट्स आए। तो क्या ऐसा है कि जब एक्स रिजल्ट आए तो ईवीएम वीवीपैट सही है और वाई रिजल्ट आए तो उसमें कोई खामियां हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ईवीएम्स के ऊपर बार बार क्या कहा जाता है उसको तो मैं नहीं रोक सकता, मैं रोकने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारी तो एक सबसे विनम्र यही सब स्टेक होल्डर से निवेदन है कि अगर कोई और ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए उनके संज्ञान में हो तो हम उसको भी लूपहोल को प्लग करने के लिए तैयार हैं। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जब तैयारी पूरी होगी तो मीडिया के सामने चुनाव की घोषणा अगले साल होगी, लेकिन अगले 3 महीने से पहले ही चुनाव की घोषणा होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले बार यानी 2014 में 4 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी और मल्टी फेज में ही चुनाव होगा। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। पटना के एक बड़े ताजर गोपाल खेमका की गाड़ी पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। वैशाली पटना हाईवे पर की गई फायरिंग में ताजर के बेटे की मौत हो गई, जबकि उसका ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया। गोपाल खेमका एक निजी अस्पताल के मालिक हैं। आज दिल्ली में बिहार महागठबंधन की मीटिंग है। ये मीटिंग राहुल गांधी की सदारत में होगी। मीटिंग में सीटों की तकसीम और लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बातचीत होगी। जराये के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि आरएलएसपी सदर उपेंद्र कुशवाहा भी इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। एनडीए छोड़ने के बाद से कुशवाहा लगातार कांग्रेस लीडरों के राब्ते में है। खबर मिल रही है कि कुशवाहा बाकायदा बिहार महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन के राब्ते में रामविलास पासवान भी हैं। अजीम इत्तेहाद पर हो रही मीटिंग के ताल्लुक से जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। पार्टी अपने कुनबे को भी संभालने में नाकामयाब है। महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा हो पहले वो अपने घर को संभालें। बिहार में अजीम इत्तेहाद के ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता ने बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन से बातचीत की। 19 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एक बड़ा महागठबंधन बनने जा रहा है। अभी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन। सर, एक बड़ा महागठबंधन बिहार में, आपको लगता है इससे नुकसान होगा? देखिए, महागठबंधन की महाहार होनी है। बिहार में एक शब्द निकला है महागठबंधन, वो तब था जब आरजेडी के साथ जेडीयू जुड़ा था। बिहार में बड़े दल के तौर पर राजद जदयू का जब गठबंधन हुआ तो महागठबंधन कहा गया। अब तो वहां पर महाशब्द का दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी जेडीयू और रामविलास जी का गठबंधन है और यही गठबंधन 40 की 40 लोकसभा सीट बिहार के आने वाले लोकसभा के चुनाव में जीतेगा। रालोसपा नेता जब हमारे साथ थे तो पहली बार संसद में उनको मौका मिला, भारत सरकार में मौका मिला, और वो हमसे अलग हुए हैं तो वो डूबता हुआ जहाज है महागठबंधन। कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और लोजपा मिलकर लड़ेंगे और उनको हम पराजित करेंगे। लेकिन जो ये महागठबंधन बन रहा है उसमें आपके 2 पुराने साथी भी जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी। आपको लगता है इसकी वजह से आपके जनाधार में थोड़ी समस्या हो सकती है? नहीं, पहले भी जब पिछला लोकसभा चुनाव हम लोग लड़े थे तो जीतन राम मांझी जी तो उस वक्त हमारे साथ गठबंधन में नहीं थे। अभी हम लोगों को पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे साथ नीतीश कुमार जी नहीं थे। इस बार नीतीश कुमार जी के आने से हम 40 की 40 सीट जीतेंगे। लेकिन सर, जिस तरह से चिराग पासवान ने बयान दिया, लग रहा है कि आपके खेमे में बहुत ज्यादा एकता नहीं है, दूसरे जगह लोग ज्यादा जा रहे हैं। देखिए, हमारे खेमे में पूरी एकता है। हम
अपने सहयोगी का पूरा सम्मान करते हैं और रामविलास पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी हमारी भरोसे की साथी है और वो इस सरकार में सम्मानित मंत्री हैं और उनको पूरा सम्मान मिला है और सम्मान देंगे। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। इनका साफ तौर से कहना था कि जो भी गठबंधन बन जाए, लेकिन इस बार बिहार में बीजेपी, जेडीयू और लोजपा का गठबंधन ही 40 के 40 सीटों में जीत दर्ज कराएगी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। जितिन राम मांझी की पार्टी के लीडर रिजवान ने दावा किया है कि रामविलास पासवान भी महागठबंधन में शामिल होंगे। जी देखिए, देश का जो माहौल है और देश में जो चुनावी परिणाम आए हैं 5 राज्यों के, उससे राजनीतिक जो मौसम है वो पूरी तरह से बदल गया है। कल तक ये मौसम एनडीए के लिए सुहाना था, आज एनडीए के लिए काली रात है। और रामविलास पासवान जी राजनीतिक मौसम के बड़े वैज्ञानिक माने जाते रहे हैं। वो खुद भी कहे हैं कि हम राजनीति के बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। तो उनके पुत्र ने मौसम को भांप लिया है और हमारे संपर्क में लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आप इंतजार कीजिए, क्योंकि माहौल बनाना पड़ेगा ना आने के लिए। तो जल्दी वो हमारे साथ आएंगे। और कल न्यूज 18 के प्रोग्राम में तो चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल जी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कांग्रेस के प्रति लोगों की वफादारी बढ़ रही है, लोकप्रियता राहुल जी की बढ़ रही है। तो जब राहुल जी के नेतृत्व में उन्होंने भरोसा जताने की बात कही है, तो निश्चित तौर पे उस नेतृत्व के सामने आएंगे। और राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, हमारे नेता हैं। तो जब नेता पे उनके नेतृत्व पर उन्होंने भरोसा जताया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी जल्दी हमारे साथ आएंगे। हामिद निहाल अंसारी अपने वालिदैन के साथ मुंबई में अपने घर पहुंच गए हैं। 6 बरस पाकिस्तान की जेल में गुजारने के बाद निहाल परसों ही वाघा के रास्ते वतन पहुंचे। उन्होंने कल दिल्ली में वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी और रिहाई में हुकूमत की कोशिशों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया था। घर पहुंचने पर हामिद का शानदार इस्तकबाल किया गया। उनके इस्तकबाल के लिए घर को सजाया गया था। शुरू में ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा परेशान था कि मैं घर लौटूंगा या नहीं लौटूंगा, मुझे नहीं पता था। जी। लेकिन धीरे धीरे एक उम्मीद बनती गई और फिर जब एक एहसास आ गया कि भाई अब घर जाना है, उम्मीद मैंने नहीं छोड़ी और मैं मुसलसल फिर दुआएं करता रहा। फिर बाद में जब वहाँ पे लॉयर काउंसिल एक्सेस मिला मुझे, जब वहाँ पे जुडिशरी जो है वहाँ के सोशल ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं, उनके जरिए पता चला कि मेरे घर वाले मेरी मुसलसल मदद कर रहे हैं। यहाँ से भारत सरकार, सुषमा स्वराज मैडम भी, और पता नहीं और कौन कौन लगते, मैं तो उनको जानता तक नहीं था। तो इतने ज्यादा लोगों का जब मुझे पता चला कि ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और ये लोग, जब हमारी सरकार कन्विंस थी कि नहीं हामिद अंसारी बेगुनाह है, तो मैं बोला कि अब मुझे कुछ भी नहीं, अब मैं घर जाऊंगा मैं। तो ये भरोसा फिर मुझे आ गया। सीबीआई और ईडी मामले में लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। लालू यादव को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई और ईडी मामले में अबूरी जमानत दी है। 19 जनवरी तक अबूरी जमानत बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, कोर्ट में IRTC इस्कॉम मामले पर समाअत हुई। ईडी मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत दीगर को राहत मिली है। उन्नीस 1984 सिख फसादात मामले के मुजरिम सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट से खुद सुपुर्दगी के लिए 30 रोज की मोहलत देने की दरख्वास्त की है। दिल्ली हाई कोर्ट के सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मोहलत देने की अर्जी की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट कल करेगी। उधर फसाद मुतासरीन के वकील HL फूलका ने कहा है कि सज्जन कुमार की दरख्वास्त की मुखालफत की जाएगी। ने एक हाई कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन डाली है कि जो उसको 31 दिसंबर तक का टाइम दिया है सरेंडर करने के लिए, उसको 1 महीने के लिए बढ़ाया जाए। तो मुझे एप्लीकेशन शायद कल को मुझे हाई कोर्ट के ये बेंच में, सेम बेंच के आगे आएगी, जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल, ये कल को शायद सुनवाई के लिए आएगी। तो हम पेश होंगे और इसको अपोज करेंगे कि बिल्कुल इसको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र में प्याज किसानों को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र काबीना ने 150 करोड़ रुपया प्याज किसानों के लिए बतौर राहत मंजूर किया है। किसानों को प्याज का MSP 200 रुपया फी क्विंटल मिलेगा। नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।